हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है अपने को? सभी लोग कमेंट्स करेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास। कल हम लोगों ने आइगन वैल्यूज किया और कैले हैमिल्टन थ्योरम भी कल हम लोगों ने एंड किया। अभी यहाँ पे अपन नेक्स्ट देख रहे हैं आइगन वेक्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन उतना अब नहीं आ रहा है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे, जो प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे वही है जो कुछ आता है एग्जाम में। ठीक है, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं ज्यादा। क्वेश्चन सब इस जगह से आते हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बता देना तो ठीक है। मेरे को पहले फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को पहले कराने दो, है ना। मैं चाहता हूँ कि सारे टॉपिक्स में टच करूँ। ठीक, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कराऊंगा। ठीक है अगर अपने पास टाइम बचा, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, अपने को चीजें सीखनी नहीं है, अपने को क्वेश्चन लगाने हैं बस जाके एग्जाम में। ठीक है, अगर आप टाइम रहता तो मैं बिल्कुल आपको हर एक चीज बताता। मैं मैथ्स को 80 आवर्स लेता हूँ क्लास। अभी तो हमारे पास सिर्फ 30-35 घंटे हैं बस, है ना। ठीक है इसमें लिखो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स। लिखो आइगन वेक्टर्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। लिखेंगे आप लोग, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। किस प्लेटफॉर्म में लेते हैं 80 आवर्स? इंजीनियर सर्कल ना, इंजीनियर सर्कल का फैकल्टी हूं मैं। आप लोग नहीं जानते होगे, मैं आप लोग के कॉलेज लास्ट ईयर भी आया था मैथ्स पढ़ाने ही। MITS, राइट। चलो देखो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स। ठीक है, क्या लिखा आपने? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग, सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। नहीं, उस टाइम पे 80 आवर्स में नहीं पढ़ाया था, वही 30 आवर्स ही थे। सेंटर्स की बात हो रही है, मतलब सेंटर होते हैं ना, मतलब कोचिंग सेंटर। वहां पे अपने पास टाइम होता है ना, टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। आप जितना चाहो हर चीज पढ़ाओ। मैं तो मैं गारंटी भी देता हूँ कि अगर, देखो मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो भी है सच बता रहा हूँ। मैं कहीं भी पढ़ाता हूँ ऑल ओवर इंडिया, 80 आवर्स 70 आवर्स मैथ्स होते हैं। उसमें क्या है कि मैं ऐसा हर एक चीज बताता हूँ कि आप कोई कॉन्सेप्ट आपसे स्किप नहीं होगा। लगभग मैं बोलूँ कि अगर 13 मार्क्स से मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मैं आपको 12 मार्क्स की गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे यार फटाफट, बहुत हो गया। आइगन वेक्टर्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशंस। और इक्वेशंस हैं a माइनस लैम्डा आई, ये a माइनस लैम्डा आई a माइनस लैम्डा आई ऑफ n क्रॉस n, ये x n क्रॉस 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स n क्रॉस 1। ठीक है, ये तो A अपने पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन होगा, जिस A मैट्रिक्स अपने पास गिवन होगा जिसका हम लोग यहाँ पे आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। लैम्डा के बारे में आप जानते हो सर, लैम्डा यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यूज है। आइगन वैल्यूज सर, आई यहाँ पे क्या है, तो आप बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये नल मैट्रिक्स हो गए। ये एक्स क्या है, अब ये है इंपॉर्टेंट, है ना। n क्रॉस 1 जो लिखा हुआ है,
ठीक, ये लिख लो आप यहाँ पे n क्रॉस n, ये n। तो ये है अपने पास कलेक्शन ऑफ अननोन वेरिएबल्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर्स, राइट। सो देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ अननोन वेरिएबल्स, और ये है आइगन वेक्टर्स, है ना, आइगन वेक्टर्स। ये कैसा दिखता है आपने को? सर ये देखो ऐसा होता है n क्रॉस 1, मतलब अगर अपने पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे n क्रॉस 1 का ये ऑर्डर, और ये होता है लाइक x1 x2 x3 अप टू xn, राइट, ये है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जैसा आप जानते ही होंगे। ये क्या है अपने पास? कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो n नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हो गए, x1 x2 x3 xn, ये सब क्या है? अननोन वेरिएबल्स हो गए, है ना। और अगर इसको लिखना है ट्रांसपोज के फॉर्म में 1 क्रॉस n, तो आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 x3 xn, ये तो ये हो गया अपने पास 1 क्रॉस n। क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ पे तो ठीक है, क्लियर है एकदम, एचडी क्वालिटी है। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी ठीक है ना, नोट करते जाओ आप लोग, फिर मैं अभी क्वेश्चन यहाँ से ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, नोट कर लिया ना पूरा? हटा रहा हूं इसको मैं। तो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अननोन वेरिएबल्स, राइट। अभी आप देखना यहाँ पे क्या आपको बताने वाला हूं मैं। स्टार्टिंग का स्टेटमेंट था, क्या था स्टेटमेंट यार, क्या था? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप लोग फटाफट। ये मेरे पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। अभी यहाँ पे बहुत सारा डिटेलिंग मैं आपको करूंगा। आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आते ही है ना। तो इसमें पूरी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस में बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। तो आज का एजेंडा ये आइगन वेक्टर्स। तो देखो आपने एक इक्वेशन लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। इक्वेशन था अपने पास a माइनस लैम्डा आई, और ये हो गया 2 क्रॉस 2 का अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। और यहाँ पे आइगन वेक्टर्स x, और इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 क्रॉस 1, और ये हो गया मेरे पास x, राइट। ये हो गया 2 क्रॉस 1 का नल मैट्रिक्स। अगर आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करनी है तो आपको x की वैल्यू, मतलब
उसके अननोन वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको मैट्रिक्स ए गिवन होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हो, मतलब आपको लैम्डा पे फोकस करना पड़ेगा पहले। लैम्डा यहाँ पे क्या है? आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले आप आइगन वेक्टर्स अगर फाइंड कर रहे हो तो आइगन वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। तो ये मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 माइनस लैम्डा 4, ये 5, 3 माइनस लैम्डा और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हो गया मेरे पास 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस प्लस 2 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा यहाँ पे हो गया मेरे पास लैम्डा माइनस 7 और प्लस 2 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 7 और लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया लैम्डा की वैल्यू 7 और माइनस 2, राइट। ये दो वैल्यूज यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। अब इसी दो वैल्यूज के लिए आप देख रहे होंगे सर दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है यहाँ पे 7 और माइनस 2। अभी इसी यहाँ पे आइगन वैल्यूज के लिए अपने को आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो आपने अभी लिखा कि a माइनस लैम्डा आई ये इक्वेशन फॉलो करता है मैट्रिक्स, है ना। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहा हूं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए, ये -2 के लिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, समझना आप लोग। ये यहाँ पुट करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 2 4 5 3, राइट। ये हो गया -2 1 0 0 1। फिर यहाँ पे ये x है, तो यहाँ लिखूंगा मैं x और y। चलो ये लिखा मैंने दो वेरिएबल होंगे यहाँ पे, ठीक है। और नल मैट्रिक्स आपको दिखेगा 0 और 0, ये ऐसा। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो गया मेरे पास 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस और -2, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास 4, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 5, राइट। और ये हो गया मेरे पास x और y और ये हो गए 0 0। आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। इसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में चेंज करूं तो आपको दिखेगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस इक्वेशन से आपने 4 कॉमन लिया तो आपको क्या मिल रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से आपने 5 कॉमन लिया तो भी आपको यही मिल रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं x और y, लेकिन उसके लिए सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन है। तो आप ये प्रॉपर्टी जानते होंगे कि जितने अननोन वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशंस होने चाहिए, उतने यूनिक इक्वेशंस होने चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ताकि आप उसकी यूनिक वैल्यूज को फाइंड कर सको। लेकिन हियर x और y दो हैं लेकिन एक ही इक्वेशंस हैं। इसका मतलब x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -y, ये हो गया x बाई वाई इज इक्वल टू -1। सर इसका मतलब ऐसा है क्या कि x और y जो है वैल्यू जो भी होगा इनफाइनाइट नंबर्स में होगा, जो भी होगा, लेकिन दोनों का रेशियो -1 होना चाहिए। इसको अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1/1 या 1/-1, या इसको अगर कोई भी दो चीज वेरिएबल रेशियो के फॉर्म में होता है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -k/k। अब k यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू है ना, लेकिन दोनों का रेशियो होना चाहिए -1, राइट। तो इसका मतलब है कि आइगन वेक्टर मेरे पास फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है x और y। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर -1 1, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 - 1, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे -k और k। ये सब एक ही फॉर्म है यहाँ पे, है ना। आप सोच रहे होंगे सर कि आप x की वैल्यू -1 आप कैसे बोल सकते हो?
y की वैल्यू 1 कैसे बोल सकते हो? मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अगर चलो k की वैल्यू 1 हो गई तो ये होगा आइगन वेक्टर्स। ठीक, तो लास्ट में मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। तो x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पे होंगी और इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स भी मेरे पास इनफाइनाइट होंगे। अगर x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट अपने को आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई, अभी कंप्लीट डिस्कशन हुआ लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 7, नेक्स्ट आइगन वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर ये हो गया 2 4 5 3, सॉरी, फिर यहाँ पे -7, ये हो गया 1 0 0 1, फिर यहाँ पे मेरे पास है x और y, ये 0 0, राइट, ऐसा कुछ अपने को दिखेगा। तो यहाँ पे 2 -7 कितना हो गया? -5 हो गया। फिर उसके बाद ये 4 हो गए, ये 5 हो गए और यहाँ पे -4। इसको सॉल्व किया हम लोग x और y, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 0 और 0, ये ठीक है। अगेन एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -5 + 4y इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा -5x - 4y इक्वल टू 0। अगर आप ये दोनों को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे भी एक ही इक्वेशन दिख रहा होगा और वो है अपने पास 5x इज -4y इज इक्वल टू 0। अगेन वी हैव द सेम सिचुएशन जैसे लास्ट यहाँ पे हुआ था कि एक इक्वेशन है और दो अननोन वेरिएबल है। ठीक है, तो अब क्या करें? यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 4y, मतलब कि x बाई y का जो रेशियो होगा वो 4/5 होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 4k डिवाइड बाई 5k। अगेन मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एग्जिस्टेंस यहाँ पे कर लिया। अभी मेरे पास आइगन वेक्टर्स यहाँ पे, सेकंड आइगन वेक्टर यहाँ पे आने वाला है x और y, राइट। और ये मैंने लिखा लाइक 4 और 5 हो सकता है और जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने 4k और 5k। ठीक है, ये तो ये है मेरे पास दो आइगन वैल्यूज और दो आइगन वैल्यूज के दो आइगन वेक्टर्स अपने पास, ये मैंने दोनों को लिख दिया। कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में आइगन वेक्टर्स को लिखा जाता है हमेशा। वेरिएबल्स हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स। चलो आप इसको नोट कर लो, कमेंट्स करना फिर। ठीक है, अभी बहुत डिस्कशन बाकी है, अभी तो बस सॉल्व किए हम लोग। अभी बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेन करना बाकी है, देखते रहो।
देखो यहाँ पे आपके पास लैम्डा की वैल्यूज है -2 और 7। इसमें दो आइगन वेक्टर्स आपके पास निकल के आ रहे हैं x1 और x2। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब लिख दिया। अभी अगर आपसे कोई बोले यहाँ पे कि इस आइगन वेक्टर का ये आपको लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ दिस आइगन वेक्टर। अब ये यहाँ पे आप बोले कि सर लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, है ना। आपने अभी कुछ क्लास पहले वेक्टर कैलकुलस पढ़ा था। वेक्टर कैलकुलस में हम लोगों ने कुछ ऐसा डिनोट किया था, आपको याद होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो क्या होता है, ax(y², az², ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो आप मैग्नीट्यूड निकालते हो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का तो वो स्केलर क्वांटिटी में चेंज होता है ना। तो वैसे ही हम लोग ये जो लिखते हैं ना, ये 4, 5, ये -1, 1, ये सब क्या है, ये सब एक्चुअल में वेक्टर्स को ही शो कर रहे हैं, बस ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कॉफिशिएंट्स बनते हैं ना, वो सब यही है, -1, 1, ये सब कुछ। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे हैं और ये एक प्योर यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में अपन तो पढ़ते ही है ना। तो यहाँ पे लेंथ हो गया अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी अगर अपने को फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका आइगन वेक्टर का लेंथ, और ये हो जाएगा -1² + 1², ये हो गए मेरे पास √2। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि सर आप के फॉर्म में क्यों नहीं बता रहे हो, के फॉर्म में चीजें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगी, है ना। इसलिए मैंने कोई एक रिप्रेजेंटेशन से आपको आइगन वेक्टर का लेंथ फाइंड करना बता दिया। ठीक, उसके बाद एक और चीज आता है आगे, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर तो ये होता है अपने पास x1, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटीज पढ़े हुए हैं यहाँ पे अभी तक, उसमें हम लिखते हैं a कैप, ये होता है वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर, है ना। तो वैसे ही आइगन वेक्टर्स में हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, और इसको लिखते हैं x1 मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस आइगन वेक्टर, ये। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/√2, और ये -1 या 1, ये ऐसे भी हो सकता है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इस पर्टिकुलर इसको बोला है, इसके लिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1/√2, सर ऐसा भी दिख सकता है 1 -1, ये सब एक ही है ना। तो जो आपको आंसर दिखेगा आप उसको पुट कर देना। समझ रहे हैं क्या हम लोग यहाँ पे। ठीक, ये हो गया नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। अगर वैसे ही यहाँ पे इस आइगन वेक्टर का अगर अपन लेंथ देखें तो लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर ये हो जाएगा x2 √4² + 5², कितना हो गया, √41। इसका अगर अपन निकालते हैं नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर तो ये हो जाएगा x2 ये मैट्रिक्स आइगन वेक्टर और इसका लेंथ तो 1/√41, और ये हो गया मेरे पास 4 और 5। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये दो चीज आपको सीखने में मिला होगा, लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे आपके पास लैम्डा की दो वैल्यूज थी, -2 और 7, और ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या अपने पास है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, समझना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अगर आप डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के दोनों आइगन वेक्टर्स पे फोकस कर रहे हो, ये इस पे आप फोकस कर रहे हो, तो दोनों आइगन वेक्टर का, ये आइगन वेक्टर का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ये आइगन वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो आपने इसमें देखा होगा कि -2 के लिए मुझे ये मिल रहा है और 7 के लिए 4 और 5 मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों आइगन वैल्यूज डिफरेंट है और दोनों आइगन वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन दोनों डिफरेंट है। एक -1 1 है, या आई कैन से कि दोनों x और y अननोन वेरिएबल्स का जो रेशियो है -1 है, और इसमें रेशियो 4/5 है।
सो दोनों आइगन वैल्यूज के लिए दोनों डिफरेंट है, उसके दोनों के आइगन वेक्टर्स टोटली डिफरेंट है, या यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि दोनों आइगन वेक्टर्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, राइट। अब ध्यान सुनना आप लोग क्या बोल रहा हूं। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को देखते हो तो किसी भी मैट्रिक्स में आप रो और कॉलम को देखते हो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, अगर वो दो रो या कॉलम्स आपस में डिपेंडेंट है, मतलब उनके बीच में लीनियर रिलेशंस हैं या वो आइडेंटिकल्स हैं, तो आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बोलते हो? जीरो बोलते हो। उसका डिटरमिनेंट क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि कोई भी दो रो या कॉलम्स आपस में डिपेंडेंट है, उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं उसी पार्ट को कंपेयर करता हूं आइगन वेक्टर्स में, तो ये आइगन वेक्टर एक अलग ही रिप्रेजेंटेशंस में है, ये आइगन वेक्टर अलग ही रिप्रेजेंटेशंस में। इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए जो आइगन वेक्टर के रिप्रेजेंटेशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक। जब आप किसी भी मैट्रिक्स को देखते हो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, अब किसी भी मैट्रिक्स का अपने पास n क्रॉस n है ना, ऑर्डर जो होता है वो फाइनाइट होता है ना, फाइनाइट ऑर्डर्स के होते हैं मैट्रिक्स, अब इनफाइनाइट तो हो नहीं सकते, है ना। तो अगर अपने पास फाइनाइट यहाँ पे ऑर्डर है तो इसके आइगन वैल्यूज जो निकलेंगी, पहले आपने लिखा कि ये मेरे पास एक क्या है, फाइनाइट ऑर्डर, ठीक। फिर आपने बोला कि सर अगर जो ऑर्डर होता है वही उसका उतने नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज बनती है, इसका मतलब है आइगन वैल्यूज भी मेरे पास यहाँ पे फाइनाइट होंगी, बिल्कुल, है ना, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि सर दोनों डिफरेंट हैं, अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज सेम हो जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको आइगन वैल्यूज यहाँ पे दिखे 5 और 5, ये दोनों, तो यार ये दोनों से आइगन वेक्टर तो वही होगा ना, सेम रिप्रेजेंटेशन होंगे, लेकिन दोनों यहाँ पे डिफरेंट है, तो दोनों आइगन वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंट हुआ। अब अगर ये डिफरेंट है, ठीक है, आइगन वैल्यूज आप बोले फाइनाइट हुई, ये एक बात। उसके बाद आपने ये देखा था कि सर यहाँ पे x और y की वैल्यूज क्या है, इनफाइनाइट नंबर में है यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स में है, इसका मतलब है x और y की अगर वैल्यूज इनफाइनाइट हैं तो आइगन वेक्टर्स भी इनफाइनाइट होंगे। इसका मतलब कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए, है ना, ये ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया हुआ है चीजों को यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए दोनों आइगन वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशंस, आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस टोटली डिफरेंट, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कोई लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो आइगन वेक्टर्स हैं वो सर कभी फाइनाइट हो सकते हैं और कभी इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन आइगन वैल्यूज हमेशा फाइनाइट ही होंगी। समझ में आ रही है बात अपने को? तो ये सारे पॉइंट्स को भी मैं आपको लिखवाने वाला हूं, आप देखना ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर है? इसको नोट कर लो, प्रॉपर्टीज, बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज यहाँ पे आने वाली हैं, ये सब पार्ट हो गया, नोट कर लिए इसको, कमेंट्स कर देना आप नोट करने के बाद। नहीं नहीं, आइगन वेक्टर्स रेशियो में हमेशा नहीं होंगे, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला रेशियो में नहीं होंगे, ठीक है। अभी मेरे पॉइंट्स यहाँ पे लिखना, फिर आप पता करना कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हो सकता है यूनिक वैल्यूज मिले। यार एक बात बताओ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर आप प्योरली सॉल्व करोगे, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, अगर एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज मिल गई तो आइगन वेक्टर्स भी आएंगे, एक ही यूनिक होंगे वो भी, ठीक। यस, अभी इनफाइनाइट बन रहा है, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा जानबूझ के लिया हुआ है क्योंकि ये चीज बताना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट्स बोलूं, नोट कर लिए?
फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। समझते जाना हर एक पॉइंट को आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, क्यों बताएं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आर फाइनाइट। नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आर फाइनाइट। नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आर फाइनाइट। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, फटाफट लिखो, द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आर फाइनाइट। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आर फाइनाइट। फॉर विच, for which for which there can be infinite number of eigenvectors, for which there can be infinite number of eigenvectors, for which there can be infinite number of eigenvectors। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वहां पे इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट का मतलब है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, if all the eigenvalues are distinct, if all the eigenvalues are distinct, if all the eigenvalues are distinct, then corresponding eigenvectors are independent. Then corresponding eigenvectors are independent. Then corresponding eigenvectors are independent. Next point. If eigenvalues are same, next point लिख रहे हैं, if eigenvalues are same, if eigenvalues are same, then corresponding eigenvectors, then corresponding eigenvectors, then corresponding eigenvectors are said to be dependent eigenvectors, are said to be dependent eigenvectors, dependent eigenvectors, dependent eigenvectors। ठीक है, तो यही मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। ओके, तो कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं? फिफ्थ होगा शायद, लिखेंगे आप लोग, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, for symmetric matrix, for symmetric matrix, for symmetric matrix, फिफ्थ नंबर पॉइंट लिख रहे हैं ना, for symmetric matrix the eigen vectors corresponding to distinct eigenvalues
the eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal ठीक है, ये लिखा आपने। अब यही सब आइगन वेक्टर्स वेक्टर्स ही तो है ये सब। तो आप अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हो, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, अगर उस क्वेश्चन में ये आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो वो क्वेश्चन आप सिर पटक लो यार, वो सॉल्व हो ही नहीं सकता जल्दी, है ना। कुछ भी कर लो आप, सॉल्व होगा, टाइम लगेगा, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको। 2017 में इलेक्ट्रिकल में आया था वो क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। आप याद करो, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए मैंने आपको कुछ बताया था कि दो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। याद आया, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है, राइट। तो वैसे ही आइगन वेक्टर्स का भी जो प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो होगा। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कैसे, आप किसी भी एक वेक्टर का ट्रांसपोज ले लो। लेट सपोज मैंने फर्स्ट का ले लिया, ठीक है, ये अपने पास, तो ये हो जाएगा 1 × n। और मैंने दूसरे मैट्रिक्स को सेम रखा n×1, ये, और दोनों। सर आपने ऐसा क्यों किया, सर आपकी मर्जी चलेगी। नहीं भाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी तो पॉसिबल होगा ना, n और ये n। अब ये दोनों से आपको क्या मिलना चाहिए, सर जीरो मिलना चाहिए, मतलब एक सिंगल एलिमेंट। ये होता है अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के पास तो प्रैक्टिस शीट है। समझ गए क्यों ट्रांसपोज लिए हैं, किसी भी एक का ले लो, है ना, किसी भी का एक का ले लो, किसी भी का। बस ये ध्यान रखना कि बस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स 03, क्वेश्चन नंबर 5। नो नो, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, 4 पहले देखो। क्या बोल रहे हो भाई, सर ये वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं ना, वेक्टर कैलकुलस में अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। वेक्टर कैलकुलस पढ़े ना हम लोग, तो हम लोग का हो गया ना वेक्टर कैलकुलस। कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 ना, 5 नहीं, 4 देखेंगे पहले। 4 देखेंगे पहले। ये है 1 1 0, फिर 0 2 2, फिर उसके बाद 0 0 3। एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, यस ऑर्थोगोनल कंडीशन है ये, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, आइगन वेक्टर ऑफ पी इज। अब एक चीज आप लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो, इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। ये आपको बेस्ट में मैं बता रहा हूं,
गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइगन वेक्टर जब फाइंड करते हैं अपन, देखो ये एक्स को मल्टीप्लाई करो अंदर, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, फिर ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये मिल गया। सर ये एक्स क्या है, यहाँ पे आइगन वेक्टर्स को शो कर रहे हैं, ये ए है सिस्टम मैट्रिक्स जो आपको गिवन होगा, और ये है लैम्डा आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन में। पहली बात ये कि जब अपने को आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होते हैं तो आइगन वैल्यूज आपको पहले पता होनी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में आप देखो कि ये जो मैट्रिक्स है वो आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसके जो आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज ई ऑफ पी 3 × 3, ये हो जाएगा 1 2 और ये 3, राइट। वन टू थ्री हो जाएगा। अभी आपको लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना। ऑप्शन ए पे आते हैं, क्या क्या ऑप्शन है सर, -1 1 और ये 1 ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना। कॉलम, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है आइगन वेक्टर्स। तो पहले आप ए को पुट करो वहां पे, 1 1 0 0 2 2 फिर 0 0 3, ये इसमें सजाओ, ये इसमें सजाओ इसको। ये -1 1 1 कॉलम मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे आपके पास है लैम्डा, फिर ये -1 1 1, मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करके चेक करो। मल्टीप्लाई करो इसको, ये 1 कितना हो गया सर, -1, है ना। ये -1, ये 1 और ये 0, इसका मतलब सर ये आ गया अपने पास 0, ठीक है। ये 0, ये 2 और ये 4 हो गए, ये 0, ये 0 और ये 3। जब ये दोनों का आप मल्टीप्लाई किए तो ये क्या इस लैम्डा की 1 2 और 3 किसी भी वैल्यू के लिए ये इसके इक्वल हो सकता है कभी? आप बोलेंगे सर ऑफ कोर्स नॉट, है ना। ये वैल्यू जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता लैम्डा की किसी भी वैल्यूज के लिए, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। ऑप्शन बी देखो क्या लिखा है, ये है 1 2 1, तो यहाँ पुट करो, तो ये हो गया 1 1 0 फिर 0 2 2 फिर उसके बाद 0 0 3, है ना। ये हो गया 1 2 1, फिर उसके बाद लैम्डा, ये है 1 2 1, राइट, ऐसा कुछ। अब चेक करो यहाँ पे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर सर ये 1 ये 2 मतलब ये 3 हो गए यहाँ पे, ठीक। फिर ये 0 फिर ये 4 और ये मतलब ये 6 हो गए, ये 0 और ये हो गया 3 मेरे पास। अब आप देख लो खुद, क्या लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए ये इसके इक्वल होगा? क्या बोलते हैं आप लोग, लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए ये इस पे इक्वल होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे होने वाला है, किसके लिए सर, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए, ये देख लो, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ पे? ओके, तो लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ऑप्शन सी को भी चेक कर लो, 1 -1 और ये 2 है ना, ठीक। ये तो 1 1 0 0 2 2 फिर 0 0 3, आंसर आ चुका है ना, ऑप्शन बी है। फिर यहाँ पे 1 -1 2 1 -1 2, अब इसको चेक करते हैं, ये 1 ये -1 सर ये 0 हो गया, ये 0 ये -2 और ये 4 मतलब कि 2, फिर ये 0 0 और ये 6, क्या ये कभी इसके इक्वल हो सकता है? कभी नहीं, है ना। वैसे ही आप ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हो, राइट। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है, ठीक। अब बोले सर हम लोग को वो मेथड करना है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो ठीक है कर लो भाई, आपका टाइम है, टाइम वेस्ट होगा फिर वहां से, है ना। 3 × 3 का मैट्रिक्स में आप 3 वेरिएबल्स को फाइंड करने जाओगे तो भाई हो गया। और गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कभी लेंथी क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करते हैं,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो नहीं चाहते, आपसे पूछना ही नहीं चाहते कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से फाइंड किए हो कि किससे किए हो। ठीक है, अभी आपसे अगर इस क्वेश्चन में कोई पूछता कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप बोलोगे 3 के लिए। ठीक है, और कन्वेंशनल वे तो आपको आता ही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा हुआ है 1 0 -1 ट्रांसपोज इज एन आइगन वेक्टर फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 0 -1 2 -1 0 -1 1, द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि लास्ट क्वेश्चन में आपको आइगन वैल्यूज, आइगन मैट्रिक्स पता थे और आपने फाइंड किया आइगन वेक्टर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आइगन वेक्टर्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, आइगन वैल्यूज निकालना है। तो आपके पास तो इक्वेशन है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो इसमें पुट करते हैं 1 -1 0 -1 2 -1 0 -1 1, ये ठीक। यहाँ पे 1 0 -1 और लैम्डा 1 0 -1 मल्टीप्लाई करो सर, 1 -1 0 0 ये खत्म, ये 1, फिर -1, फिर ये 0, फिर ये -1 0 0 -1 और ये -1। तो यार ये इसके इक्वल कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे, जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। हो गया आंसर, ऑप्शन ए, लैम्डा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, 0 2 नहीं 1 2 0 2 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एक आपको यहाँ पे 1 ए आइगन वेक्टर गिवन है और दूसरा आइगन वेक्टर गिवन है 1 बी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि यही ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ऑप्शंस है, बिल्कुल है ऑप्शन यहाँ पे। ठीक, ये अभी इस मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर्स आपको गिवन है, लेकिन वो उसमें कुछ अननोन वेरिएबल्स हैं ए और बी।
जिसको अपने को फाइंड करना है ना। अभी इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स आपको ऐसा दिख रहा है क्या? सर ये तो अपने पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है ना, और इस केस में जो आइगन वैल्यूज बनेंगी, आइगन वैल्यूज वो होंगी ऑफ 2x2 मैट्रिक्स 1 और 2 लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। देखो कितना प्रॉपर्टी यूज होता है हर जगह पे। अभी लेकिन आप ये देख रहे होंगे सर लैम्डा इक्वल टू 1 और 2 आ चुका है ए के लिए, लेकिन जो आइगन वैल्यू है ठीक है वो डिफरेंट है, ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है ना। लेकिन 1 के लिए ये आइगन वेक्टर है कि ये है, कि सर 2 के लिए ये आइगन वेक्टर है कि ये आइगन वेक्टर है, वो आपको नहीं पता है ना। आपको ये नहीं पता कि कौन से आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा आइगन वेक्टर है। तो उस केस में देखते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, क्योंकि उसके लिए आंसर तो है नहीं कुछ। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो x1 मेरे पास हो गया 1a, ठीक। तो आपको पता है ax इज इक्वल टू लैम्डा x, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 0 2 1a, ठीक। ये हो गया 1 और 1a, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, राइट। यहाँ पे देखो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, x2 कितना है सर? ये है 1b, है ना। तो ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो ये हो गया 1 2 0 2, और यहाँ पे हो गया 1b, और ये हो गया 2, और दिस इज 1b, राइट। चलो मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.5 हो गया ये। तो a और b की वैल्यू आ गई, मतलब a प्लस b कितना हुआ गया यहाँ पे? 0 प्लस 0.5, मतलब कितना आ गया? 0.5, ये, ठीक है। अभी अगर किसी ने यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिया होता तब क्या होता? अगर किसी ने अपोजिट लिया होता, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, है ना, मैंने यहाँ पे लिया आइगन वेक्टर को 1b, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो उस केस में वापस यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 0 2, और यहाँ पे 1b, और लैम्डा कितना है? 1, तो लैम्डा 1 यहाँ पे ये 1 रखा, 1b, मल्टीप्लाई करो सर 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 0 आ गए अपने पास, ये 0 आ गए। टू ए इज इक्वल टू ए, ए कैंसल, कुछ मिल रहा है यहां से? कुछ मिल रहा है यहां से क्या? ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो x यहाँ पे हो जाएगा 1a, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पे ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 1 2 0 2, और 1a इज इक्वल टू ये 2 1a। तो आप देख लो 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 0.5, ये मतलब कि a और b की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, और दोनों को आप देख लो आंसर तो सेम होगा, बस वैल्यूज यहाँ पे स्वाइप हो जाएंगी। a की वैल्यू पहले 0 थी, तो अब यहाँ पे हो गया 0.5, पहले b की वैल्यू 0.5 थी, अब हो गया इसका मतलब 0, राइट। आप ये बोल रहे हो ये मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं देखो मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू ए, नहीं नहीं,
1 इंटू ए, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस 2a इज इक्वल टू ए, ठीक है, क्या तक हो गए। अब सर ये हो गया 2a इज इक्वल टू ए, ठीक। ये हो गया 2a माइनस ए इज इक्वल टू 0, फिर ये हो गया a इज इक्वल टू 0, ये देखो, ठीक है विशाल भाई। ठीक है, चलो यार अब क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ये हो गया 5, इसको आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, इसके बाद जस्ट पहले 11 पे आओ और आंसर बताओ। यस, हाँ वही तो कहा ना मैंने, ए और बी यहाँ पे सेम रहा। आप इसको कोई भी ले लो, ए की वैल्यू पहले बार आपको 0 दिख रही है, बी की वैल्यू 0.5 दिख रही है। अभी आपने इसको, किसी स्टूडेंट ने, इंडिया के इतने सारे लोग पेपर देते हैं, 10 लाख लोग देते हैं, किसी ने इसको अपोजिट ले लिया तो भी आंसर वही मिलेगा। बी की वैल्यू 0 है, ये 0.5, ये वैल्यूज यहाँ पे स्वाइप हो गई बस, लेकिन आंसर तो अल्टीमेटली 0.5 हो गया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है कि किस आइगन वैल्यूज के अलोंग ये लिखा हुआ है, तो ठीक है, आप कुछ भी ले लो, आंसर तो वही आएगा, ठीक। अगर ये भी पूछता, भाई नहीं पूछता ना यार, उन लोग के पास तो हमारे से भी अच्छा दिमाग है, कैसे पूछ लेगा, है ना। तो ब्लंडर क्वेश्चन हो जाएगा ना वो तो, ठीक है भाई। चलो आप इसको नोट कर लो, है ना। आप चाहो तो एक ही सॉल्यूशन नोट कर सकते हो, लेकिन पूरा यहाँ पे मैंने आप लोग को दोनों तरीके से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11, चलो यार बेहतरीन टाइप से आंसर बता दो, क्या आ रहा है। 11 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सब कुछ, ठीक है। 2 मार्क्स का था ये 11 नंबर क्वेश्चन।
बी ऑप्शन। चलो बताओ, चलो चलो सॉल्व करो यार, इसके मैं आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। चलो चलो सॉल्व करो, सबके सब सॉल्व करो। लगभग 40 लोग आसपास यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, जल्दी है सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। यस, बी ऑप्शन इज राइट। देखो इस अभी एक ही का आंसर आया है ना। One of the normalized eigenvector a minus lambda I is equal to 0। ठीक है, पहले आइगन वेक्टर निकालने के पहले आपको मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज पता होना चाहिए। ठीक है, आइगन वैल्यूज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आंसर नहीं दे रहे हो, मैं सॉल्व करता हूं, मैं पढ़ा। ओके, कोई बात नहीं। ये है 5 माइनस लैम्डा 3 1 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास 15 माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 6 और 2। ये आइगन वैल्यूज आ गया। ठीक, उसके बाद आइगन वेक्टर निकाल लेना, तो ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। चलो इससे आए, इसे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे 6 लेके बता रहा हूँ। ठीक है, 6 लेके। ओके, तो ये हो जाएगा 5 3 1 3। ठीक, फिर माइनस 6 1 0 0 1। फिर उसके बाद x और y, फिर यहाँ पे 0 और 0। तो -1 3 1 -3। यहाँ पे हो गया x और y इज इक्वल टू 0 और 0। ठीक, ये हाँ लगा सकते हो, x इज इक्वल टू लैम्डा x। मैं सोचा कि मैं इससे बता देता हूँ, है ना। अब लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो ये कर लो यूज। ठीक, तो ये हो गया -x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सर ये दोनों इक्वेशन एक ही है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। मतलब सर x इज इक्वल टू 3y, मतलब x बाई वाई इक्वल टू 3/1। तो आइगन वेक्टर यहाँ पे आ गया x और y के लिए, ये आ गया 3 और ये 1। ठीक है, के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो इसका अगर अपन निकालते हैं x1 नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, तो आप लिखेंगे 3 और 1, और इसका लेंथ हो जाएगा √10, मतलब 3/√10 और 1/√10। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। सब बोले यहाँ पे कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं भाई, क्वेश्चन गलत नहीं है। लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए कर लो, है ना। ये तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 5 3 1 3, ये -2
ये हो गया 1 0 0 1, यहां से लगा लो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0, ये तो ये हो गया 3, ये 3, ये 1, ये 1, एक्स वाई और ये हो गया 0 0। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है अपने पास। इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सर ये अगेन आपको वही वही क्रिएट करके दे रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब x और y का रेशियो होना चाहिए -1, मतलब कि सेकेंड आइगन वेक्टर मेरे पास आ गया -1 और ये 1, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 और -1, बोथ आर ओके। ओके, तो यहाँ पे x2 का निकाल लो आइगन, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ये ऑप्शन बी दिख रहा होगा, या तो ये होगा -1 1, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो ये 1 -1। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने पास है सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मतलब ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ये वाला रिप्रेजेंटेशन है ना। इसलिए मैंने आपको उस क्वेश्चन में एक ही बता दिया था, कोई एक, ताकि चीजें एकदम सिंपल लगे, है ना। ऑप्शन बी। बिल्कुल गुप्ता जी, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब आएंगे हम लोग 10th में। ठीक है, अभी रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन होगा। 11 किए, 10 करेंगे, 9 करेंगे, है ना। चलो करो। यस, सी ऑप्शन। चलो चलो सॉल्व करो। सी आंसर ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, या 10 आप लोग बता दो, बस जल्दी से बता दो एकदम बिना टाइम वेस्ट किए। अगर दोनों ऑप्शन में होता, मतलब दोनों ऑप्शन में होता, तो फिर वो एमएसक्यू क्वेश्चन बन जाता ना। 1/√2 -1/√2, यहाँ पे भी जो आया था वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में दोनों आंसर दिख गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन जरूर आएगा, पता है। एमएसक्यू क्वेश्चन से मेरे को पूरी उम्मीद है, एक मैट्रिक्स जरूर आएगा। यस, इस बार आएंगे ना एमएसक्यू। 2021 आईआईटी बॉम्बे डिक्लेयर कर चुका है। पार्शियल मैक नहीं रहेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग पूछ रहे हो? तो ये पार्शियल क्या होता है भाई, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस में?
नहीं 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 नहीं, पार्शियल मार्क्स नहीं रहेंगे, कुछ नहीं। देखो मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चंस है वो 3 टाइप से होंगे, ये जरूरी है आपको जानना। एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस, तो यूजुअली अपन बचपन से जानते हैं कोई एक ही इसमें सही होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी। फिर है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जहां पे नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं हुई, 2014 से आ रहा है ये। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं भाई, ऐसा इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और एमएसक्यू क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू क्वेश्चन होंगे इस बार, ठीक है। एमएसक्यू क्वेश्चन में ऑप्शंस रहेंगे बेहतरीन टाइप से, लाइक ए बी सी डी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक। अभी आपके पास अगर चलो अकॉर्डिंग टू आईआईटीज, अगर ऑप्शन ए बी और डी सही है, ठीक है, और आपने अगर सिर्फ ए और बी को मार्क करके आया है, तो आप समझ के यही आना कि वो गलत हो चुका है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन राइट। ऑल ऑफ दी, यही तो दिक्कत है, यही तो मजा आएगा ना, यही तो मजा है। इस बार जो है, मैं तो एकदम सिंपली बोलूंगा, कोई डिमोरलाइज नहीं बोलूंगा, डिमोरलाइज नहीं करूंगा आपको, लेकिन फैक्चुअल बात आपको बोलूंगा यही कि यार गेट जो अब है ना, वो जो लोग बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं, है ना, वो सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का कर लेंगे और निकाल लेंगे, 500 रैंक आ जाएगा, आईआईटी पहुंच जाएंगे, या जो भी उनके लाइफ में अच्छा हो जाएगा। अब मैं मानता हूँ कि ठीक है, ये आपके पास है सॉल्व सॉल्व करने के लिए, लेकिन एमएसक्यू क्वेश्चंस आपका रैंक को इम्प्रूव करने के काम, मतलब कि रैंक एक अच्छे खासे रैंक पे लाने के लिए एमएसक्यू क्वेश्चन को टैकल करना बहुत जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग 65 क्वेश्चंस गेट में होते हैं, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 5 से 10 के बीच में एमएसक्यू क्वेश्चन जरूर होगा। अब भाई ऐसा भी तो है ना कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आया, कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, मतलब ये दोनों के, तो ऐसा थोड़ी ना है सर, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। यहाँ के क्वेश्चन भी तो हर एक सॉल्व नहीं हो पाते ना हमसे, तो फैक्ट है ये भी तो, ये भी फैक्ट है, यहाँ से नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रैंक बहुत अच्छा लाने के लिए आपको इस पे कमांड चाहिए, तो अब इसमें कमांड करनी है तो बहुत डेप्थ में अपने को चीजों को एनालिटिकल वे पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल, ये बात तो होनी ही है। ये स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में आएंगे, नहीं नहीं डिक्लेयर नहीं हुए हैं ऐसे, कितने नंबर्स में आएंगे, अरे इवन आज तक न्यूमेरिकल आंसर टाइप कितने क्वेश्चंस आएंगे वो डिक्लेयर्ड नहीं है, कुछ भी आते रहते हैं, है ना। तो ये इससे अपने को डरने की जरूरत है, बिल्कुल है, क्यों नहीं रहे, ये रैंक आपको यही ला के देंगे। मतलब सर इससे रैंक नहीं आ पाएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन अब ऐसे लोग कटेंगे जो लोग बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं। अब मतलब जो बहुत अच्छे वे पे एनालिटिकल एनालिटिकल वे पे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना जानता है, उनके अच्छे होने का चांसेस बहुत होगा। तो मैं आपको बस यही कह रहा हूँ कि पढ़ना अच्छे से, और कुछ नहीं है, तब तो कुछ भी कर सकते हैं। वो नहीं पता मेरे को एनपीटीएल का, लेकिन इस बार आएंगे ना, इसका मुझे आइडिया नहीं है। एमएसक्यू क्वेश्चन बोला था पर आए नहीं, आई डोंट नो क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। यस, एमएसक्यू क्वेश्चन करेंगे, है ना, जैसे मैंने आप लोग के यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, तो मैंने उनको 2-3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए हैं बीच में, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, है ना, आप पढ़े होंगे, कोई पढ़ा है यहाँ से मेरे से, है यहाँ पे कोई, पढ़े हैं कोई यहाँ पे, है ना, तो पढ़े होंगे, तो ये लोग, तो यहाँ पे ज्यादा तो नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं ज्यादा, पहली बार पढ़ रहे, नहीं टेक्निकल सब्जेक्ट्स, है ना,
तो ये लोग जानते हैं कि मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को इनको ऐसे पढ़ाया था कि एमएसक्यू क्वेश्चंस का पूरा डिस्कशन किया था, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एमएसक्यू क्वेश्चन से क्या होगा कि टीचर के वे ऑफ टीचिंग भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इनको पता है, मैंने जो चीजें आपको बताई थी इनको टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, है ना, वो लोगों को ध्यान होगा, हर एक टॉपिक आपको एनालिटिकल वे पे सोचना होगा, चीजों को डिफरेंट। कई बार ऐसा होता है ना कि यार ए बी सही दिख रहा है, अपने को दिख गया, हाँ चलो ठीक है, ए गलत सी गलत है, ठीक है ओके। कई बार ये सिचुएशन आ जाता है कि डी ऑप्शन का क्या करें, यार डी ऑप्शन तो समझ में नहीं आ रहा है, ना ये मेरा हो रहा है ना उनका हो रहा है, तो अपन डी ऑप्शन को डाउटफुल केस में नहीं टिक करके आते, ऐसा होता ही है। तो क्या है वो क्वेश्चन, ठीक। चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन किया जाए। टेस्ट 10 क्वेश्चन, सी ऑप्शन करेक्ट है। टेंथ में क्या लिखा हुआ है कि वेक्टर्स क्या है यहाँ पे, ऑर्थोगोनल है। तो यार दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके देखो, अगर प्रोडक्ट जो है वो 0 आ गया तो वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ गई है, समझ गए आप लोग, 0। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, 10th का सी, ठीक है। 10th के सी यहाँ पे बुलानेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है भाई, इसके 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। जिसमें से आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट हैं तो कंफर्म है ना कि इसका जो आइगन वेक्टर्स होंगे, है ना, आइगन वेक्टर्स वो डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ये आप कमेंट कर सकते हो इतना, ठीक है। क्या लिखा है कि उसमें एक आइगन वेक्टर आपको गिवन है, x1 आपको गिवन है, लेट सपोज ये है 1 0 और ये 1, ठीक, ये है 3x1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अनदर आइगन वेक्टर। भाई ये तो क्वेश्चन मस्त हो गया, इसमें अब कौन सा कोई दूसरा आइगन वेक्टर होगा। एक आइगन वेक्टर गिवन है आपको, अगर इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया सर, ये तो अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो कर रहा है। कौन सा मैट्रिक्स हो गया ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ आइगन वेक्टर्स के फॉर्म में कुछ देखा था। क्या देखा था कि जो आइगन वेक्टर्स होते हैं, और आपने स्टेटमेंट लिखा था आइगन वेक्टर्स। स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना, क्या लिखा था, याद करो याद करो। आइगन वेक्टर्स कौन से, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे और वो ही ऑर्थोगोनल होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यस, आइगन वेक्टर्स यहाँ पे होंगे ऑर्थोगोनल। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, वहां पे हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑर्थोगोनल है इसका मतलब यहाँ पे x1, ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को चलो x2 यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो ऑप्शन ए पे आते हैं, ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ देखो, 0 0 -1, 0 0 -1, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको मैंने बताया था किसी एक का ट्रांसपोज लेना है आपको, तो एक काम करते हैं, इसका मैं ट्रांसपोज ले लिया 101 का, तो ये हो गया 1 × 3, ये है 0 0 -1, तो ये 1, ये 0, ये -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी है -1 0 0, है ना। मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया ना, किसी भी का ले सकते हो, आंसर वही आएंगे। ये -1, ये 0, ये 0, तो ये -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये भी नहीं हो रहा है सर, ये खत्म। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है 1 0 -1, तो ये हो गया मेरे पास 1 0 1, 1 0 -1। ठीक है, इसको देखो मल्टीप्लाई करो, ये 1, ये 0, ये -1, सर ये हो गया 0। मतलब दिस आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। सर विश्वास नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 1, ऑप्शन डी यहाँ पे कितना है, 1 -1 1, ये 1, ये सर ये 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यस बिल्कुल, एमसीक्यू एमएसक्यू बोलो। इसका लॉन्ग अप्रोच, लॉन्ग अप्रोच फिर करो, बेहतरीन टाइप से लॉन्ग अप्रोच। ये a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, इसका डिटरमिनेंट निकालो। वही करना ही पड़ेगा, फिर आप इसको यूज करोगे, a माइनस लैम्डा आई, इसका ये इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये ठीक। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, इसको बताऊं, मैं आपको सच बताऊं ना, मैंने आज तक इस क्वेश्चन को ना यहाँ से सॉल्व नहीं किया। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं बताऊंगा भी नहीं। आई डोंट हैव एनी दिस टाइप ऑफ डेडिकेशंस। ठीक है, और आप लोग ही मत देना, जो मैं बता रहा हूँ वही करना, बस काम आएगा एग्जाम में। नोट कर लो आप इसको। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मैंने बहुत सारा आपको बता ही दिया है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, व्हाट विल से, क्या टॉपिक देखनी है अपने को कल, क्या देखना चाहते हो कल टॉपिक? प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हो? अच्छा, प्रोबेबिलिटी में आप ये बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने को आता है, कहाँ पे परमुटेशन यूज करते हैं, कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्या बोलते हो? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, बिल्कुल आता है। कुछ लोग नो बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल प्रोबेबिलिटी देखो, मैं प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाऊंगा उसमें कॉम्बिनेशंस का थोड़ा टचिंग रहेगा, मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, फैक्टोरियल्स वगैरह मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको उसमें। तो अपन आराम से करेंगे उसको। प्रोबेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी के अपन पूरे देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के 3 पार्ट होंगे, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स। सर बेसिक मतलब जहां से क्वेश्चन नहीं आते क्या? बिल्कुल आते हैं, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और तगड़ा क्वेश्चन फ्रेम होता है वहां से। प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल, ये सब कुछ देखेंगे अपन। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नहीं आते आज की डेट में, है ना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वहां से भी क्वेश्चन कम हो गए हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास टाइम बचा, जो लोग वो दिए हमको टाइम, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं उस फालतू चीजों के बताने के चक्कर में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, ठीक है ठीक है।
रैंक बता दीजिए। बिल्कुल नहीं नहीं, सॉल्यूशन वगैरह तो ठीक है, वो देख लेंगे। लिमिट्स, सर लिमिट वो तो लास्ट में करेंगे। लिमिट्स तो ऐसे ही यार बस 20 मिनट्स का टॉपिक है, करेंगे उसको लास्ट में। ठीक है, सभी लास्ट के टॉपिक्स हैं। लेंदी टॉपिक पहले करना है आपने। 3 टॉपिक हो गए, वेक्टर कैलकुलस और क्या हुआ यार भाई, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिक्स हो गए। कल चौथा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ठीक, नो सॉल्यूशंस वगैरह वो लास्ट में सब। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ तो मेरे को, मैं आप लोगों को दे दूंगा, सब कुछ मैं दे दूंगा, उसका आप वरी मत हो। आजकल देख रहे हो ऑनलाइन दुनिया में बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा है, समझ रहे हो क्या? आप लोग देखे कुछ कुछ हो रहा है। हम्म। नहीं, अभी अन अकेडमी वगैरह कुछ चल रहा है ना? जानते हो इस चीज को? अच्छा। समझ गए होंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे एक बहुत ही ज्यादा ब्लंडर सा चीज हो रहा है, जो खत्म ही हो जाएगा अपना एजुकेशन, है ना? बहुत ब्लंडर हो रहा है चीज ये। नो वन इज वरिंग अबाउट स्टूडेंट्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? कोई बात नहीं, आप लोग भी समझ रहे होंगे, है ना? आप लोग भी यही सोच रहे होंगे यार कि क्या है करके ये, क्या हम सोचते हैं क्या हो रहा है। नो वैल्यू फॉर इंजीनियर्स, है ना? देखो, टाइम वेस्ट मत करना, जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पूरी चीज बेकार हो रही है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम स्टूडेंट्स के रिजल्ट लाने में फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अपने को कहाँ भगवान बनना है। ठीक है, नहीं यहाँ पे कोई सुधरा नहीं है, सब सब ऐसे ही है। ठीक, चलो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं लेना सब्सक्रिप्शन। सब बिजनेस है भाई, सब बिजनेस है। ऑफलाइन ही बेस्ट है। आप जितना ऑनलाइन अभी ठीक सीख रहे हैं, क्योंकि अभी मजबूरी है, लेकिन ऑनलाइन ठीक नहीं है।